आज हम आगे के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए क्रॉस सेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिडिल पीस ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म विल शो। अगर हम क्या करें, ह्यूमन स्पर्म का जो मिडिल पीस है उसके मिड पॉइंट का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें क्या दिखाई देगा। तो जो ह्यूमन स्पर्म का मिडिल पीस होता है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा और माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें अगर हम सी पार्ट देखें, सी पार्ट में लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसका सी ही आंसर है। तो 46 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्रोसोम इज ए टाइप ऑफ। जो एक्रोसोम होता है ह्यूमन स्पर्म में वो किसका टाइप है। तो एक्रोसोम टाइप होता है लाइसोसोम का। एक्रोसोम क्या होता है, एक लाइसोसोम जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और जो ये एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये एग मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। जब जो ह्यूमन स्पर्म है वो एग को पेनिट्रेट करेगा तो उस एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम क्या करता है, एक्रोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। और जो एक्रोसोम है वो लाइसोसोम लाइक की टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो 47 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ ए स्पर्म। इनमें से किसमें स्पर्म के अंदर एक्चुअल जेनेटिक पार्ट मौजूद होता है। तो स्पर्म के अंदर स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक्चुअल जेनेटिक पार्ट उसका मौजूद होता है। तो स्पर्म के हेड में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, द स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन। जो स्पर्म होता है वो कहाँ पर फिजियोलॉजिकली मैच्योर होता है और उसकी कहाँ पर उसकी मोटिलिटी इंक्रीज होती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ये हमें बताना है। तो ये सब इवेंट होते हैं एपिडिडाइमस में। जो एपिडिडाइमस का हेड होता है वहाँ पर स्पर्म में कुछ फिजियोलॉजिकली वो मैच्योर होता है, उसकी मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो 49 का सी इज द करेक्ट आंसर, यानी एपिडिडाइमस। क्वेश्चन नंबर 50, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल। एक ह्यूमन फीमेल में जो oogenesis प्रोसेस होता है वो उसके लाइफ के कौन से स्टेज में होता है। तो जो ये oogenesis प्रोसेस है ये ह्यूमन फीमेल में तभी स्टार्ट हो जाता है जब ह्यूमन फीमेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होती है। कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब ह्यूमन फीमेल का जो एम्ब्रियो है उसमें डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो 50 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन ईच ओवरी ऑफ ए नॉर्मल यंग अडल्ट वुमेन इज अबाउट 60,000 टू 80,000। अगर हम एक नॉर्मल यंग अडल्ट वुमेन की बात करें तो उस अडल्ट वुमेन की ओवरी में जो टोटल नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं वो 60,000 से 80,000 के बराबर होते हैं, लगभग 60,000 से 80,000 के लगभग। बट ओनली 500 फॉलिकल गेट ए चांस टू मैच्योर। लेकिन इनमें से 60,000 से 80,000 में से सिर्फ 500 यानी 500 फॉलिकल ही मैच्योर हो पाते हैं। व्हाट इज़ द डेस्टिनी ऑफ रेस्ट ऑफ द एग्स। बाकी जो फॉलिकल बचे उनकी डेस्टिनी क्या होती है, उनके साथ क्या होता है, ये हमें बताना है। यानी एक नॉर्मल यंग अडल्ट वुमेन में फॉलिकल कितने हैं, ओवरी में 60,000 से 80,000, लेकिन उनमें से सिर्फ 500 ही मैच्योर हो पाते हैं। बाकी बचे कहाँ हुए, जो बाकी बचे वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बाकी बचे फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। तो इसमें हम डी पार्ट देखें, रेस्ट ऑफ द एग्स अंडरगो डीजनरेशन प्रोसेस कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रीशिया। बाकी बचे जो एग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, उनमें डीजनरेट प्रोसेस हो जाता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है,
फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। oogenesis के कौन सी स्टेज पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है? तो oogenesis प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले ऊगोनिया, ऊगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी ऊगोनिया अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। यहाँ पर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। फिर क्या होगा? यहाँ पर ये बन जाएंगे प्राइमरी oocyte। जब ये प्राइमरी oocyte होंगे तो इन प्राइमरी oocyte में क्या होगा? अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे क्या बनी? एक पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी oocyte बन गया। तो यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी कब बन रही है? फर्स्ट मियोसिस के बाद। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 52 का ए। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनेगी? फर्स्ट मियोसिस के बाद। क्वेश्चन नंबर 53। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन ओवरी आइडेंटिफाई ए टू एफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें ह्यूमन ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है। इसमें से हमें ए टू एफ, ए से लेकर एफ तक के जो ये पार्ट हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं ए पार्ट। देखिए सबसे पहले ये ए पार्ट क्या होता है? ये होता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो ए पार्ट यहाँ पर क्या है? ग्राफिन फॉलिकल। इसमें सेकेंडरी फॉलिकल दिखाया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें टर्शरी फॉलिकल दिया गया है, ये भी नहीं। सी और डी में दोनों में ए को क्या दिया गया है? ग्राफिन फॉलिकल। तो बिल्कुल सही। अगर हम बी देखें, यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल से पहले टर्शरी फॉलिकल जिसके अंदर एंट्रम भी है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी है। तो बी क्या हुआ? टर्शरी फॉलिकल विद एंट्रम। इसमें भी यही दिया गया है, इसमें भी यही दिया गया है, बिल्कुल सही। अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है? यहाँ पर ये जो क्या रिलीज हो रहा है? एग रिलीज हो रहा है। तो सी क्या है? ओवम। तो सी क्या है? ओवम, बिल्कुल सही। दोनों में ओवम दिया गया है। अब अगर हम डी की बात करें, यहाँ पर ये डी, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर डी को सी पार्ट में क्या दिया गया है? सी पार्ट में दिखाया गया है कॉर्पस एल्बिकन्स, लेकिन ये कॉर्पस एल्बिकन्स नहीं बल्कि क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इससे हमें आंसर पता लग गया, हमारा आंसर क्या है? डी। इसमें से डी हमारा आंसर है। इसमें क्या हुआ? ये डी कॉर्पस ल्यूटियम। ई की अगर हम बात करें, ई है क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स। यहाँ पर ई की अगर हम बात करें तो ये होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और अगर हम एफ की बात करें, एफ क्या है? एफ है यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकन्स, ये वाले कॉर्पस एल्बिकन्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर 53 का। इसमें से ए ग्राफिन फॉलिकल, बी टर्शरी फॉलिकल विद एंट्रम, ये वाला पार्ट, सी ओवम, डी कॉर्पस ल्यूटियम, ई प्राइमरी फॉलिकल और एफ कॉर्पस एल्बिकन्स। क्वेश्चन नंबर 54। इन ओवरी वी कैन फाइंड। ओवरी के अंदर हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? प्राइमरी फॉलिकल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ग्राफिन फॉलिकल भी ओवरी के अंदर होते हैं, ऊपर ही हमने डायग्राम देखा। ब्लड वेसल भी ओवरी के अंदर होती हैं और कॉर्पस ल्यूटियम भी ओवरी के अंदर होता है। तो चारों के चारों ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम डी ऑप्शन देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो डी इज द करेक्ट आंसर 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55। विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओरी। इनमें से ओरी से कौन सी चीज़ रिलीज होती है? क्या प्राइमरी oocyte ओरी से रिलीज होता है? नहीं, क्योंकि प्राइमरी oocyte तो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल भी नहीं होता, ऊगोनियम भी, बल्कि क्या होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो ओरी से क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। तो 55 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। इन oogenesis ए डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस्ड ओवम या ओवा। oogenesis के दौरान एक डिप्लॉयड सेल कितने ओवम या कितने ओवा प्रोड्यूस करती है? तो oogenesis के दौरान एक डिप्लॉयड सेल एक ही ओवा प्रोड्यूस करेगी। कितना प्रोड्यूस करेगी? एक ओवा प्रोड्यूस करती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर 56 का ए। क्वेश्चन नंबर इसमें 57 है। ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस। oogenesis के दौरान हर एक डिप्लॉयड सेल क्या प्रोड्यूस करती है? क्या 4 फंक्शनल एग प्रोड्यूस करती है? नहीं। 2 फंक्शनल एग्स एंड 2 पोलर बॉडीज? नहीं, क्योंकि पोलर बॉडी तो 3 बनती हैं, फंक्शनल एग सिर्फ एक बनता है, तो ये भी नहीं।
1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज, बिल्कुल सही। oogenesis के दौरान 3 पोलर बॉडी बनती हैं और एक ओवम यानी एक फंक्शनल एग बनता है, बिल्कुल सही। क्या 4 फंक्शनल पोलर बॉडी बनती हैं? नहीं। तो 57 का सी इज द करेक्ट आंसर। oogenesis के दौरान एक फंक्शनल एग प्रोड्यूस होगा और 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होंगी। क्वेश्चन नंबर 58, इन oogenesis हैप्लॉइड एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एट विच स्टेज? oogenesis के दौरान हैप्लॉइड एग स्पर्म के द्वारा कौन सी स्टेज पे फर्टिलाइज किया जाता है? तो जो oogenesis के दौरान हैप्लॉइड एग सेकेंडरी oocyte की स्टेज में प्रोड्यूस किया जाएगा। किस में फर्टिलाइज होगा स्पर्म के द्वारा? सेकेंडरी oocyte की स्टेज में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन ए ग्राफियन फॉलिकल द प्राइमरी oocyte एंड द फॉलिकल सेल में बी रिगार्डेड सिबलिंग सेल। ग्राफियन फॉलिकल में जो प्राइमरी oocytes होते हैं और फॉलिकल सेल्स होती हैं उनको हम सिबलिंग सेल्स कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि उनसे क्या बनता है? प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे? सेकेंडरी oocyte जो ओवम प्रोड्यूस करेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte और फॉलिकल सेल को हम सिबलिंग सेल भी कहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, बोथ अराइज फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल द oogonia बाय माइटोटिक डिवीजन। और जो ये फॉलिकल सेल और प्राइमरी oocyte हैं ये दोनों टाइप की सेल एक ही पेरेंट सेल से अराइज होती हैं जिसको हम oogonia कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। oogonia में माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे प्राइमरी oocyte और फॉलिकल सेल बनती हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो पहला अगर हम देखें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो बिल्कुल सही है। तो 59 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। एक ओवम की लेयर हमें बतानी है आउटसाइड से लेकर इनसाइड, यानी बाहर से लेके अंदर की तरफ की जो लेयर होती है ओवम पर उनका हमें ऑर्डर बताना है। तो ये आपको याद रखना है, ओवम की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा, और उससे अंदर की लेयर होती है जोना पेलुसिडा, और उससे अंदर की सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। तो इनका ये ऑर्डर होता है, सबसे बाहर की लेयर कोरोना रेडियाटा, उससे अंदर की लेयर जोना पेलुसिडा, सबसे अंदर की लेयर वाइटलिन मेम्ब्रेन। तो अब इसमें हम देखें फर्स्ट पार्ट में सबसे बाहर की कोरोना रेडियाटा, फिर जोना पेलुसिडा, उसके बाद वाइटलिन मेम्ब्रेन। तो यही इसका ऑर्डर है। तो 60 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, गिवन हेयर इज द फिगर ऑफ ए सेक्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर हमें ग्राफियन फॉलिकल का एक सेक्शन दिखाया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, ए से लेकर ई तक के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और इसमें करेक्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें अगर हम ए पार्ट देखें, ये क्या कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल में? ये कहलाता है थीका एक्सटर्ना। तो ए क्या है? ए इसमें है थीका एक्सटर्ना। तो थीका एक्सटर्ना इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी इसमें नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अगर हम इसमें बी पार्ट देखें, ये थीका एक्सटर्ना के अंदर ये क्या है? ये होती है थीका इंटरना। तो बी क्या है? थीका इंटरना, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर हम सी की बात करें तो ये होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये क्या है? ओवम। सी ओवम होगा, इसमें भी है और इसमें भी है। डी की अगर हम बात करें तो ये डी क्या है? ये होती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो डी हमारा क्या है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, लेकिन इसमें एंट्रम दिया गया है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और ई, ये ई क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। तो ई हो गया एंट्रम। तो इसमें डी हमारा पार्ट सही है। ए थीका एक्सटर्ना, बी थीका इंटरना, सी ओवम, डी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और ई एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो 61 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। तो हमें बताना है मैमल्स की जो ओवरी होती है उसका कौन सा पार्ट ओवुलेशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो मैमल्स की जो ओवरी होती है उसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, हार्मोन रिलीज करता है। तो 62 का डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 63, पिक द ओड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें नीचे 4 सीरीज दी गई है, इन 4 सीरीज में से हमें ओड वन आउट यानी ये 4 ऑप्शन है, एक सीरीज में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन अलग है, जो इनसे मेल नहीं खाता, उस ऑप्शन को हमें अलग करना है। तो देखिए, पहले है स्क्रोटम, रेटिटेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें जो स्क्रोटम है वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, रेटिटेस्टिस भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वास डिफरेंस भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जबकि जो फैलोपियन ट्यूब है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें से और कौन सा हुआ, अलग कौन सा हुआ? ये तीनों तो एक जैसे है क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये अलग क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब इनमें से अलग हो गया। तो फर्स्ट में देखें, वास डिफरेंस नहीं, रेटिटेस्टिस नहीं, स्क्रोटम नहीं, फैलोपियन ट्यूब। तो एक ही ऑप्शन से हमें आंसर पता लग गया। आंसर क्या है इसका? डी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब सिर्फ इसी में दिया गया है। दूसरा अगर हम देखें, ओवरी, यूट्रस, वजाइना, इजैकुलेटरी डक्ट। ये ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, यूट्रस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वजाइना भी, जबकि जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट इसमें से अलग हो गया। तीसरा देखें, एक्रोसोम, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और कर्विक्स। तो इसमें अगर हम देखें, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो भी ओरी के अंदर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, कॉर्पस ल्यूटियम भी और कर्विक्स भी, जबकि जो एक्रोसोम होता है ये कहाँ पर होता है? फीमेल, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। यानी ये किस में होता है? एक्रोसोम स्पर्म के अंदर मौजूद होता है, स्पर्म के हेड के ऊपर वाला पार्ट, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो एक्रोसोम किससे बिलोंग करता है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये इन तीनों से अलग है। अगर हम देखें, प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, कोपर ग्लैंड। तो इनमें से अलग क्या है? इनमें से अलग है टेस्टिस। टेस्टिस अलग क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कोपर्स ग्लैंड ये तीनों ही एक्सेसरी ग्लैंड है, जबकि जो टेस्टिस है वो क्या है? वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये ग्लैंड नहीं है। तो टेस्टिस इसमें से अलग हो गया। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। पहले में अलग फैलोपियन ट्यूब, दूसरे में इजैकुलेटरी डक्ट ओड है, अलग है, तीसरे में एक्रोसोम अलग है और चौथे में टेस्टिस अलग है। क्वेश्चन नंबर 64, मार्क द ओड आइटम इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी वही करना है, हर एक सीरीज से हमें अलग आइटम, ओड आइटम को सेलेक्ट करना है और इन सीरीज में से आंसर क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, फर्स्ट पार्ट, स्पर्मेटोसाइट, पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनियम। इनमें अगर हम देखें, स्पर्मेटोसाइट, पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनियम में से कौन सा अलग है? इनमें से पोलर बॉडी अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोसाइट के किस में होते हैं? मेल्स में बनते हैं, स्पर्मेटिड भी मेल में और स्पर्मेटोगोनियम भी मेल का पार्ट है, जबकि जो पोलर बॉडी होती है वो oogenesis के दौरान फीमेल में बनती है। तो इसमें से अलग क्या हुआ? पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी देखिए सिर्फ किस में दी गई है? पोलर बॉडी दी गई है सिर्फ बी पार्ट में। तो पहला ही पार्ट करते हुए हमें आंसर पता लग गया। दूसरा देखें, एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, एक्रोसोम और ग्राफियन फॉलिकल। तो इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो फीमेल में होती है, यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग। कॉर्पस ल्यूटियम भी फीमेल में होता है और ग्राफियन फॉलिकल भी फीमेल में, जबकि एक्रोसोम होता है मेल में, मेल स्पर्म का पार्ट है। तो इसमें एक्रोसोम अलग। और अगर हम देखें थर्ड, वास डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब, एपिडिडाइमिस, कोपर्स ग्लैंड। वास डिफरेंस मेल का पार्ट, एपिडिडाइमिस मेल में, कोपर्स ग्लैंड मेल में, जबकि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब इसमें अलग होगी। सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ, इंटरस्टिशियल सेल, कोपर्स ग्लैंड। सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ, इंटरस्टिशियल सेल और कोपर्स ग्लैंड में से अलग कौन है? इनमें से कोपर्स ग्लैंड अलग है। तो इसमें से क्या हुआ? कोपर्स ग्लैंड अलग हुई। तो बी हमारा आंसर है। पहले में पोलर बॉडी अलग, दूसरे में एक्रोसोम अलग, तीसरे में फैलोपियन ट्यूब और चौथे में कोपर्स ग्लैंड अलग। तो ये इसमें आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें हमें क्या करना है? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और नीचे कोड दिए गए हैं, उन कोड से करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, इसमें कॉलम फर्स्ट में एक्रोसोम दिया गया है। एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम स्पर्मेटोजोन का पार्ट है, स्पर्म का पार्ट है,
तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ हो गया। ए का फोर्थ इसमें नहीं दिया गया, बाकी सब में ए का फोर्थ दिया गया है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग होती है? यूट्रस की लाइनिंग, तो बी का सेकंड। बी का सेकंड अगर हम देखें तो सिर्फ बी पार्ट में दिया गया है, बाकी इन दोनों में बी का सेकंड नहीं दिया गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। पोलर बॉडी, पोलर बॉडी किस में बनती है? oogenesis के दौरान बनती है, तो सी का थर्ड। और क्लाइटोरिस रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ये क्या हुआ? डी का फर्स्ट। तो इसमें हमें बी आंसर, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, तो 65 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। 4 मैच दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही, तो ये तो करेक्ट मैच है। अगर हम देखें बी पार्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं क्या वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल सही। सेकेंडरी oocyte क्या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं? सेकेंडरी oocyte डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, तो ये तो गलत मैच है। प्राइमरी oocyte की अगर हम बात करें, प्राइमरी oocyte क्या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड होती है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड नहीं बल्कि हैप्लॉइड होती हैं, ये भी गलत। हैप्लॉइड ओवम हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही। स्पर्मेटिड क्या डिप्लॉइड होते हैं? स्पर्मेटिड डिप्लॉइड नहीं बल्कि हैप्लॉइड होते हैं, तो ये भी गलत। तो ये तीनों गलत मैच हैं, सिर्फ करेक्ट मैच क्या है? ए, सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, ए इसमें सिर्फ करेक्ट मैच है, तो 66 का ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 67. Given below is an incomplete flowchart showing influence of hormones on gametogenesis in human females. Human females में gametogenesis के दौरान हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसके लिए एक इनकम्प्लीट चार्ट नीचे दिया गया है, तो हमें इसको केयरफुल स्टडी करना है और ABCD पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होती है वो ए हार्मोन को रिलीज करती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब ये हार्मोन क्या होते हैं? ये ए हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH जिनको कहते हैं। तो ए क्या हुई यहाँ पर? ए हुआ GnRH। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी में फिर क्या होगा? ये बी हार्मोन रिलीज करेगी। बी हार्मोन क्या होते हैं? बी हार्मोन होते हैं FSH और LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बी क्या हुआ? FSH एंड LSH। अब जो ये FSH और LH है ये कौन से ऑर्गन पर एक्ट करेंगे? ये ओवरी पर एक्ट करते हैं, तो सी क्या हुआ यहाँ पर? ओवरी। सी क्या हुआ? ओवरी। और ओवरी फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? डी, वो करेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या करेगी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हुआ इसमें। तो ए क्या हुआ? ए हुआ हमारा GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी में गया। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ग्लैंड है वो क्या करेगी? वो FSH और LH हार्मोन को रिलीज करेगी। ये किस पे करेगा? ओरी पर एक्ट करेगा। ओरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। तो ए GnRH, बी FSH एंड LH, सी ओरी और ई क्या हुआ? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें आप देखिए बी पार्ट को आप देखिए, ए GnRH, बी FSH एंड LH, सी ओरी और डी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। तो 67 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये NCERT में टॉपिक नंबर 3.4 है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके हम क्या कर लेते हैं? इसके हम MCQ सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में पिट्यूटरी हार्मोन दिए गए हैं और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो इसमें बताया गया है। तो व्हाट डू 1 and 2 रिप्रेजेंट? इस ग्राफ में 1 और 2 को 1 और 2 क्या क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए, इस ग्राफ में रेड कलर से जो है 1 है
और ये जो आप वॉयलेट कलर से देख रहे होंगे ये 2 है। तो इसमें जो रेड कलर से होता है, रेड कलर का जो ग्राफ है ये है FSH का ग्राफ। और अगर इसमें हम वॉयलेट कलर का ग्राफ देखें, वॉयलेट कलर का जो ग्राफ है ये है LH का ग्राफ, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 1 और 2 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। 1 क्या है FSH और 2 क्या है LH। और ये हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि ये दोनों ही पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। और जो ये FSH और LH होते हैं, ये जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में यानी डे 14th डे के आसपास ये अपने पीक लेवल पर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 14th डे है, ये वाला डे। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये अपने दोनों ही पीक लेवल पर होते हैं। इसमें जो FSH होगा वो भी अपने पीक लेवल पर होगा, और जो LH होगा वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में पीक लेवल पर होगा। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट हुआ FSH और सेकंड हुआ LH। तो C इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा FSH का ग्राफ है और ये हमारा LH का ग्राफ है। तो 68 का C इज द करेक्ट आंसर। तो 69 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में ओवेरियन हार्मोन का क्या लेवल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो दिया गया है। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें से हमें बताना है एस्ट्रोजन कौन सा है और प्रोजेस्टेरोन कौन सा है। व्हाट डू 1 and 2 रिप्रेजेंट, 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ओवेरियन हार्मोन हमारे पास 2 हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। हमें पता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या होता है, रिड्यूस होता है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज कौन सा है, ये वाला, शुरुआत में मेंस्ट्रुअल फेज होता है। तो इसके दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो दोनों ही वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं इन दोनों का लेवल क्या है, रिड्यूस है। उसके बाद क्या होता है, जो फोलिकुलर फेज आता है, फोलिकुलर फेज यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है, उसके बाद फोलिकुलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं फोलिकुलर फेज के दौरान जो ये वाला ग्राफ है इसका लेवल बढ़ रहा है। तो फोलिकुलर फेज के दौरान किसका लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। तो इससे हमें पता लग गया ऑरेंज वाला क्या है हमारे पास, एस्ट्रोजन, यानी नंबर 1 एस्ट्रोजन। और फोलिकुलर फेज के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल जैसा है ऐसा ही रहता है। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, ये वाला फेज। ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं ल्यूटियल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का थोड़ा घट रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन के दौरान क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज के दौरान किसका लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो इससे हमें पता लग गया जो ये ग्रीन वाला पार्ट है कौन सा है, ये प्रोजेस्टेरोन है। तो हमें पता लग गया 1 एस्ट्रोजन 2 प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर देखिए 1 एस्ट्रोजन 2 प्रोजेस्टेरोन। तो 69 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या है, डी। हमें कैसे पता चला, एक तो हमें पता चला ओवेरियन हार्मोन 2 होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये वाले ऑप्शन तो इसमें से पहले ही कट हो गए। अब प्रोजेस्टेरोन कौन सा है, एस्ट्रोजन कौन सा है, ये हमें पता लगेगा अगर हमने साइकिल पढ़ा होगा। क्योंकि सब इसमें कितने फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल ही सेम रहता है, मतलब ना घटता है ना बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, अगला फेज आता है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। तो यहाँ पर इस वाले ग्राफ का लेवल बढ़ रहा है, तो हमें पता लग गया 1 क्या है, एस्ट्रोजन है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तीसरा फेज आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्रोजेस्टेरोन हुआ। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 1 एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 70, द कंपेयरिंग डायग्राम शोज द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है इसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस आते हैं वो शो किए गए हैं। आइडेंटिफाई द चेंजेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
इसमें से हमें बताना है ए बी सी डी पार्ट में से ओवुलेशन कौन सा है और मेंस्ट्रुएशन कौन सा है, ये इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये नीचे डे दिए गए हैं 1 से लेकर 28 तक, और यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ थिकनेस इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसमें देखें यहाँ पर ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस घट रही है। एंडोमेट्रियम की अगर थिकनेस घट रही है तो इसका मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होने वाला है। तो यहाँ से एंडोमेट्रियम की थिकनेस घटी, उसके बाद ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापस से बढ़ती चली जा रही है। तो आपको जो पता है ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो 1 से 5 दिन के बीच में होता है, 1 to 5 डेज। तो 1 to 5 डेज में देखें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस घटती चली जा रही है। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस अगर घट रही है तो यहाँ पर इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो ए पार्ट है वो किसको बिलोंग करता है, किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है मेंस्ट्रुएशन को। तो इसमें जो ए पार्ट है 1 से 5 दिन के बीच में, ये किसको डिनोट कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद आपको पता है ह्यूमन फीमेल्स में जो ओवुलेशन होता है वो किस में होता है, वो 14th डे के आसपास होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के आसपास ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पर 14th डे में देखें सी पार्ट है, सी पार्ट यानी इसमें क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर सी किसको डिनोट कर रहा है, ओवुलेशन को डिनोट कर रहा है। तो इसमें क्या है, 17 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसमें ओवुलेशन को डिनोट करेगा और ए पार्ट इसमें मेंस्ट्रुएशन को डिनोट करेगा। तो 70 का सी इज द करेक्ट आंसर।